अक्टूबर 2023 का वो दिन इजराइल की हिस्ट्री में वन ऑफ द डार्केस्ट डे में गिना जाएगा। इजराइल की एग्जिस्टेंस के बाद सबसे बड़ा अटैक उनके ऊपर किया गया था, जिसमें हिटलर के दौर के बाद सबसे ज्यादा ज्यूज मारे गए। इजराइल, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज माना जाता था इस दुनिया में, उसकी वर्ल्ड क्लास आयरन डोम सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स, आर्मी, पुलिस, कोई भी इस अटैक को नहीं रोक पाया। इस अटैक के तुरंत बाद दुनिया भर से बहुत आलोचना हुई इस अटैक की। इंडिया से बहुत बड़ा सपोर्ट इसराइल की तरफ था, इंडिया की गवर्नमेंट का, इंडिया के आम लोगों का। इसराइल की गवर्नमेंट ने कसम खा ली कि अब जब तक हमास के एक आखिरी टेररिस्ट को खत्म नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइल ने उसी वक्त से बॉम्बिंग, आर्मी, टैंक्स लेके सीधा गाजा स्ट्रिप में एंट्री कर दी। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के तो मारा, मगर उसी बीच कई हजारों इनोसेंट लोगों की जानें भी चली गई। यूएस और वेस्ट लगातार इसराइल को फाइनेंशियली और एम्यूनिशन देके सपोर्ट तो करते रहे, साथ ही साथ सवाल खड़ा हो गया उनके मॉरल वैल्यूज पर, उनकी ह्यूमैनिटी स्टैंड पर। दुनिया भर में ह्यूमैनिटी की बातें करके भी वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सच था, ये सही है, ये गलत है? इसी बीच इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान, उसने अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो लेबनान से हिजबुल्लाह हो या सीरिया से हुती रेबल्स हो। हाल ही में देखा जाए तो टर्की ने भी इसराइल के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, और उसी के जवाब में इसराइल ने वहां के प्रेसिडेंट एर्दोगान को डिक्टेटर भी ठहरा दिया है। तो धीरे धीरे ये जो टेंशन्स मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है, क्या इसके बीच मिडिल ईस्ट किसी बड़ी वॉर की तरफ जा रहा है? क्या इसको यूएस, वेस्ट या मे बी कोई और रोक पाएगा या नहीं? आज हम जानना चाहेंगे इसी चीज के बारे में हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर मिस्टर अंकित कुमार जी के साथ, जो कि पीएचडी स्टूडेंट है चाइनीज स्टडीज में। इन्होंने अपनी मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज में करी थी। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। Yeah, thank you, Priyanshu, for calling me. Actually, I am doing my PhD in Chinese study, but still, I have a fairly a little bit idea of Middle East, so I will try my level best. थैंक यू सो मच सर Uh, फॉर योर what टाइम you have एंड। said is correctly is 100% correct, Priyanshu. But IR is based on power. The fundamental of IR is just two extremities, peace and war. Okay, यस and सर। between these two extremity, we have like diplomacy and all that. सो अगर आप यूएस की पॉलिसी फॉलो कर रहे होगे तो यूएस इजराइल को आफ्टर द लाइक अक्टूबर 7 जो वो ब्लैक डे था, मोर देन 1200 पीपल हैव बीन मैसेकर्ड बाय द टेररिस्ट। तो अब उसके बाद यूएस और खासकर जितने भी वेस्टर्न कंट्री है उनका पॉलिटिकल, उनका डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्री सपोर्ट इजराइल को गया आफ्टर अक्टूबर 7। बट अगर आप इतने दिनों के बाद करीबन अभी 6-7 महीने होने को है। ओके, इट्स लाइक इट्स इन अप्रैल। तो इतने दिनों में इजराइल ने चूंकि जो डिसप्रोपोर्शनेट बमबारी किया है ये गाजा एरिया के ऊपर, उसमें मोर देन 30,000 से ज्यादा लोग, वी आर लाइक रेजिंग इशू दैट it's okay, you should you should like counter your, okay, you should counter your you should strike the enemy area, but you should not kill that many people. There must be a line at यस which एवरी कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी एक मजबूरी है और ये बहुत डिबेटेबल है। इसको हाँ या ना में आंसर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यूनाइटेड स्टेट इजराइल को मदद कर रहा है या उसको रोक पा रहा है या नहीं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, वी ऑल नो लाइक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, दे हैव इलेक्शन इन दिस ईयर नवंबर में, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एंड वहां पे जो बाइडन वांट टू लाइक साउंड दैट ही इज वेरी स्ट्रांग, इसलिए वो इजराइल की सपोर्ट करे। लेकिन वहीं पे व्हाइट हाउस उनकी प्रेसिडेंट से एट एट पब्लिक लेवल वो इजराइल को जो वॉर है उससे उसको खत्म करने के लिए प्रेशर इजराइल पे दे रही है। बट चूंकि इजराइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक एलाय में यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस विल नॉट रेस्ट्रेन देयर ओन टाइज, क्योंकि यूएस का एक अपना इंटरेस्ट है। यूएस उस एरिया में जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो रिसर्च एनालिस्ट है
वो कहते हैं कि Israel is like a permanent aircraft for United States. If you see that area, you have only one democratic country, and that is Israel. And to control that area, okay, you need some country, and that is the Israel, which is the base of okay United States. जहां से यूनाइटेड स्टेट आके पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है. ऑफ कोर्स उस एरिया में सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, दे आर द एलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट दे आर दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यस इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स दे आर इन द मिडिल ऑफ दिस पाथ. एट द ग्लोबल लेवल वो अपना फेस नहीं बचा पा रहे हैं. लाइक पीपल फ्रॉम द अदर कंट्री लाइक चाइना एंड इंडिया, वो यूएस को हिपोक्रेट कह रहे हैं, जो कि कहना भी चाहिए. बिकॉज एक तौर पे तो यूनाइटेड स्टेट कहती है कि वी सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, वी सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, वी एडवोकेट ह्यूमन राइट्स टू ऑल द पीपल. लेकिन एक वही और उनकी इतनी अच्छी एलाई लाइक इजराइल ने इतने लोगों को मार दिया है, 30,000 लोगों को मार दिया है पिछले 6 से 7 महीने से जो वॉर हो रहा है. तो दैट डजंट मेक सेंस. यस सर. सर अक्टूबर 7 से पहले एक परसेप्शन था इसराइल जो कि बहुत इनपेट्रेबल वो कंट्री है, वहां पे अपना घर बहुत ज्यादा सिक्योर रखते हैं, कोई अटैक नहीं कर सकता. राइट. मगर इस हमास के अटैक के बाद कहीं ना कहीं इसराइल की इमेज को थोड़ा सा जो है दाग लगा कि शायद वो वीक दिख रहा है पूरी दुनिया के सामने. क्या एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसको इसराइल ने प्रोवोकेशन की तरह समझा और अपने स्टांस को और भी ज्यादा अग्रेसिव रखा? डेफिनेटली डेफिनेटली. अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसकी अगर अगर आप न्यूज आर्टिकल इस पे पढ़ो, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि किस तरह से इजरायली मिलिट्री को और इजरायली इंटेलिजेंस को पहले से जानकारी थी कि बॉर्डर पार जो गाजा में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, वो किसी तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए. बट इजरायली जो ये इस्टेब्लिशमेंट है, इजरायली मिलिट्री है, वो दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि ये क्या ही कर लेंगे. वी हैव सो मेनी 7-8 लेयर ऑफ लाइक डिफेंस एयर शील्ड. तो दे आर लाइक कि दे आर जस्ट डूइंग सम फेक थिंग, एंड उनको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया. उसी का खामियाजा उनको 7 अक्टूबर को मॉर्निंग में मिला, when like they got surprised, उनके जर्नल्स, उनके जो मिलिट्री पीपल थे, they are sleeping in their bunker, they are sleeping in their stations. जब उन्होंने देखा कि इतने लोग ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया, एक जगह पे नहीं, कई जगह पे, more than 15 places of that that water ball, उसमें से वो लोग तोड़ के आए. तो इसमें ऑफ कोर्स इजराइल की जो इमेज थी कि दैट इज ए इम्प्रिंटेबल कंट्री. नो नो, एक 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 चिड़िया भी उसके अंदर नहीं जा सकती है इफ इजराइल डोंट वांट टू इंटर इंटर द वर्ल्ड. बट इफ यू सी after that attack on Israel, the morale of Israeli people and the morale of Israeli army uh, are very low, and even their respect at the international community, जहाँ लाइक इजरायली मिलिट्री की स्ट्रेंथ की बात होती है. इजराइल also export a lot of ammunition and military level ammunition to many country like including India. तो जिस कंट्री को वो सामान असला बारूद बेच रहे थे, उसमें भी उनकी एक खामियाजा उसको मिलेगा, क्योंकि नाउ पीपल डोंट बिलीव एज मच एज दे यूज्ड टू बिलीव बिफोर द अटैक. Sir, we have seen that Israel don't find UN Charter very persuasive. Israel depends Right. entirely on US backing. Israel don't listen to ICJ, ICC, but one call from Biden says no more money, vetoes ammunitions. इसराइल थोड़ा सा बैक कर जाता है किसी बड़े एक्शन को लेने Right. ईरान के खिलाफ. अगर यूएस का Right. इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसराइल के ऊपर, तो क्यों वो उन्हें परसुएट नहीं कर पा रहे हैं कि टेबल पे बैठ सकें और 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकें? राइट. मैं बिफोर कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपको समझाना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का. यूएस में लॉबी इज लीगल थिंग. ओके, आप अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यूट करने के लिए वहाँ के कांग्रेस, वहाँ का मिलिट्री, वहाँ के जितने भी लीडर्स हैं, आप लॉबी कर सकते हो. ओके,
एंड यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी रिच और मोस्ट रिच पीपल है, most जो Jews है, they are placed at very, very good places, either in military, either in like tech world, either in Hollywood. उनका उनका वर्चस्व जो डोमिनेंस है हर जगह, ओके। एंड दे आल्सो यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ डोनेशन टू आइदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प और द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ बाइडन। तो जो दोनों को दोनों प्रेसिडेंशियल इस बार जो खड़े हो रहे हैं, और बाइडन बाइडन जो भी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, दे कांट डायरेक्टली प्रेशर इजराइल, क्योंकि अगर वो इजराइल को प्रेशर करेंगे, आई गेटिंग माय पॉइंट, तो जो इजरायली पीपल है, जो इजरायली डिसेंडेंट पीपल है, मे बी दे आर द इजरायली अमेरिकन, बट उनका जो लॉयल्टी है वो अभी भी इजराइल को लेके है, ओके। वो ये अमेरिका में है, दे आर अमेरिकन सिटीजन। तो चूंकि जब कोई भी प्रेसिडेंट अगर इतना प्रेशर करेगा, तो वो ही कैन he can lost his funding. Are you getting my point? Yes, How sir. in domestic politics of United States is connected to the IR. Yes, sir. That's how IR involved. Okay. Yes. So just see the top 500 Fortune company. Just see the Chat GPT CEO. Just go and search any Fortune 500 company, any tech world, any big university in United States, any millionaire, any billionaire. Most of them, I'm not saying all of them, but most of them belong to like a very Jewish, conservative family, and Yes, they sir. used to give a lot of donation to these people. And so they, or the president, either Biden or Trump, इनके भी हाथ बंधे, दे कांट फोर्स अप टू अ पॉइंट। थोड़ा तो फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि लाइक बाइडन ने सक्सेसफुली इजराइल को परसुएट किया कि आफ्टर ईरान अटैक ऑन इजराइल, इजराइल को ज्यादा रिटेलिएट नहीं करने दिया, अदरवाइज this would have become a more, wider war in this area, and this area become more unstable, जो कि यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, मैं आई जस्ट गिव यू अ थ्योरी फ्रॉम माय हायर बैकग्राउंड। Sure. एक नियो रियलिज्म के बहुत बड़े ऑथर है, जॉन मियर शाइमर। रियलिज्म होता है तार्किकता, ऑफेंसिव रियलिज्म के ये बहुत बड़े ये है, सॉरी, दैट वाज नॉट नियो रियलिज्म, दैट वाज ऑफेंसिव रियलिज्म। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक बुक लिखी है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर। उन्होंने उसमें बताया है कि कैसे तीन एरिया जो है पूरी दुनिया में, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट वन इज वेस्टर्न यूरोप, जहां यूएस कभी भी अपना जो डोमिनेंस है नहीं खोना चाहता है। द सेकेंड इज गल्फ, जहां पूरे दुनिया की इकोनॉमी का जो इकोनॉमी भी ऑन लो, इकोनॉमी इज रन ऑन फ्यूल, इकोनॉमी इज रन ऑन फॉसिल, राइट। चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, वो वी हैव इकोनॉमी ऑफ 4 ट्रिलियन, चाहे चाइना की इकोनॉमी हो, चाइना हैव इकोनॉमी ऑफ 18 ट्रिलियन, 18.5 ट्रिलियन, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी हो, यूएस हैज इकोनॉमी ऑफ 27 ट्रिलियन, 28 ट्रिलियन। ये पूरी इकोनॉमी फॉसिल पे चल रही है। एंड जैसे ही ऑयल मार्केट खराब होगा, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी खराब हो जाएगी। एंड यूएस का जो वी हैव सीन 2008 में जिस तरह से क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस, दोबारा आ जाएगा यूएस के लिए। तो यूएस डोंट वांट टू डू इट। तो जो उसके लिए गल्फ एरिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डोमिनेंस उसका बना रहे, और वो वहाँ स्टेबिलिटी हमेशा बना रहे। और तीसरा एरिया है ईस्ट एशिया, जहाँ चाइना अभी उसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। वी हैव सीन how in South China Sea, how regarding Philippines and other area, there are problems. That's why we have seen like Quad आया है, India, Australia, Japan and United States. That's why ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस में एक ट्रीटी हुई है, like to support each other. That's why Philippines and US में ट्रीटी हुई है to support each other. तो if you see these three area, इन तीनों एरिया में से the one area which is very volatile, that is Gulf area. So United States also want कि वहाँ stability हो, that's why उन्होंने इजराइल को रोका कि ईरान के बदले दोबारा वो रिटेलिएट ना कर पाए। okay. Yes, sir. So historically, US has very aggressive stand against Iran. They have imposed sanctions from decades now and even introduced some new ones in last week. They have also pulled out from Iran deal of 2018. US with Israel, Saudi, UAE, like you mentioned, they Yeah, all are yeah. US allies who and they also against Iran. Mhm. So US policy in the Middle East is one of the main reasons that could escalate wider war. Okay.
it's a very debatable. I can't say yes or no because it's not an easy question. Okay, but okay, let me give you a context. Till Iran at before 1979, Iran was one of the greatest ally of United States. You know, before that, we have like The Shah some rule. monarch of yeah, Shah Shah, rule. Shah. But after 1979, we have seen like there is a coming of Khomeini. like this yeah, Khomeini, Khomeini and Islamic all that Revolution. that the mullah politics. Okay, Yes. and what happened in Iran after 1979, uh, Iran, Russia, and North Korea. These three countries are regarded as axis of evil. Okay, axis of evil. United States in their every year, every year they publish a paper. They are regarding their defense, regarding their offense by the U.S. Congress on their defense, and they have categorized these three countries: Iran, North Korea, and Russia as a axis of resistance or axis of evil. So from 1979 till now, Iran is kind of a nuisance who is trying to pull US leg in this region. Okay, US want a dominance in this region, but Iran is not letting them to become so dominant. That's why Iran Hezbollah in Lebanon, or be it Hamas in like Gaza, or be it in Yemen. Iran has funded a lot of main material and ideological ideological leanings to these people to stand against United States. That's why United States a little bit frustrating with Iran. That even after like US is a superpower, US has more than 800 bases all over the world. US has spent more than 800 billion, more than 850 billion US dollar money on their yearly defense equipment. Even after that, US is not able to contain these small proxy wars in this region. That's why US is very frustrated. We have seen in Europe, Russia is waging has waged a war for the last 2 years. They have started a war in February 2022. Right now, it's been to like 2 years, more than 2 years. And in this area, also Gulf area, the area is becoming more and more unstable, more volatile as the day passes. So as I have seen, the three area under which the US want to become a dominant power have been challenged by the other major power. Either Iran, which is a regional power, no doubt. Iran has a very a strong military, although like they don't have very high tech weapons, but their morale and they are a very proud country. And if the United States push them after a red line, they will react as any country would have reacted. Like so, beat Iran in Gulf area, beat Russia in Europe area, European continent, or beat China in South Asia, in East Asia. Uh, all these three regions, which I have already just mentioned you, how much they are important for the US dominance, have been are challenging by the either the status quo power or by the new power like the rise of new China. Yes, sir. Sir, thank you so much for joining us today. And I would really say that you have made this, complex topic into a simpler one that even a school child can understand. What is US doing? What is Israel doing? And what's history behind, Israel, Palestine, US, Iran. सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका